Good morning, good afternoon, good evening. So student, we are back with a new video of a 9th standard useful and harmful micro. A very interesting, a very beautiful chapter. Okay, so let's start. So what you are going to see in this chapter, useful microorganism, basically lactobacilli, rhizobium and yeast, and harmful microorganism, clostridium and others. तो आप इस लेसन में यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हो। जो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जिनका आप स्टडी करने वाले हो वो है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और येस्ट, और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म में आप पढ़ोगे क्लोस्ट्रिडियम और बाकी माइक्रोब्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो माइक्रोब, आपको ये बात पता होगी कि आपके आसपास एयर में, वाटर में, सॉइल में, सब जगह पर बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई। What is their characteristics? They all are prokaryotic single cell organism. How do you observe microbe? We can observe the microbe with help of the microscope. There are different types of microscope: simple microscope, compound microscope, and even the electron microscope. But to see the microbe, compound microscope is sufficient. You are familiar with the different types of microbe which are all around us but cannot be seen with our eyes. In what way they related to our everyday life? They are very important for our everyday life. As you know that there are some microbes which causes the diseases, and there are some microbes which are useful to you. Your mother prepare the curd. How she prepare the curd? You know that she make the milk lukewarm, थोड़ा सा गर्म कर लेती है उसमें, और फिर उसमें क्या करती हैं, पहले से जो कर्ड उन्होंने अलग से निकाला वो कर्ड वो ऐड करती हैं। एक्चुअली जब वो कर्ड ऐड करती है ना बच्चों, तो उसमें क्या ऐड करती हैं, माइक्रोब्स ऐड करती हैं, और फिर वो माइक्रोब क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। थोड़ी देर में आप इसको देखने वाले हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलाई। बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है इसका, लैक्टोबैसिलाई। आप इसके पिक्चर्स को देख सकते हो, रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, राइट। अब लैक्टोबैसिलाई को लैक्टोबैसिलाई इसके लिए बोलते हैं, पहली बात तो है कि ये जो बैसिलाई है या ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेसिकली लैक्टिक एसिड पर ग्रो होने वाला बैक्टीरिया है। ओके, और साथ में बैसिलाई, बैसिलाई का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रॉड शेप का रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बैसिलाई, रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। बैसिलाई इज अ रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। Now you have to do an activity. Smear a drop of fresh buttermilk on a glass slide. क्या करना आपको बच्चों, एक ग्लास स्लाइड लेना है, समझो इस वे का ग्लास स्लाइड रहता है। इस ग्लास स्लाइड पर आपको बटर मिल्क का छोटा सा स्मीयर बनाना है, मतलब बटर मिल्क का एक ड्रॉप ले लो, उस ड्रॉप को आप ऐसे फैला दो और सुखा दो। स्टेन इट विद मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू एक डाई होती है, जैसे आप इंक यूज करते हो ना, वैसा ये डाई रहता है। तो आपको क्या करना है, मिथिलीन ब्लू जो डाई है, इस डाई से आपको इसे जो है स्टेन करना है। ओके, तो आपने मिथिलीन ब्लू से इसको क्या किया, स्टेन कर दिया। मिथिलीन ब्लू डाई जो है आपने इसके ऊपर ऐड कर दी। अब मिथिलीन ब्लू डाई ऐड करने के बाद पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। इसके ऊपर आपको क्या करना है, कवर स्लिप रख देना है। यू हैव टू पुट अ कवर स्लिप। Observe the smear under 10x objective of a compound microscope. आपको मालूम है कि माइक्रोस्कोप में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं। उसमें से आपको कौन सा लेंस यूज करना है, 10x पावर वाला लेंस आपको यूज करना है। और फिर एक बार पहले आप उसको ऑब्जर्व कर लो स्मीयर को, और फिर उसका पावर जो है बढ़ाने के लिए आप क्या करो, 60x ऑब्जेक्टिव को यूज करो। ओके, जब आप ये यूज करोगे तो देखो आपको क्या दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब आप
स्फीयर को चेक करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो यू विल सी लॉट ऑफ दिस रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप के बैक्टीरिया जो है ये आपको दिखाई देंगे, राइट। ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड एंड दे आर नॉट स्टैग्नेंट, एक जगह रुके नहीं होंगे, दे मूव इन द स्मीयर, they are nothing but a lactobacilli. So what these organisms are called? Lactobacilli. What are they? They are the kind of bacteria and they are minute and rectangular in shape. They are very small and rod shape, that is somewhat rectangular in shape, like this. Lactobacilli are anaerobic bacteria. Very important one, anaerobic. There are two words, aerobe and anaerobe. Aerobes and anaerobe. Anaerobes are those organisms which can produce the energy without use of oxygen. Even अगर ऑक्सीजन रहेगा ना तो ये ऑक्सीजन उनके लिए पॉइजनस भी हो सकता है। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज एनारोब्स, तो एनारोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। आपको मालूम होगा ना, हमें अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मगर लैक्टोबैसिला एनारोबिक बैक्टीरिया है और इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मगर एनारोबिक को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस पार्ट में आपको खाली ये याद रखना है कि लैक्टोबैसिलाई आर द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, they are anaerobic microorganism, and what is their shape? Their shape is rod shape. Can you tell how is yogurt made from milk? What exactly happens in this process? अभी योगर्ट का मतलब क्या होता है? दही। ओके, तो आपको पूछा गया है कि दही कैसे बनती है और इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। आपको मालूम है कि दही बनाते वक्त आपकी मदर जो है मिल्क को थोड़ा सा ल्यूकवार्म करती हैं, हल्का सा गर्म करती हैं और उसके बाद उसमें पहले से जमी हुई थोड़ी सी दही वो डाल देती हैं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, देखो या आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में देख लो कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो बच्चों, दही बनाते वक्त यहाँ पे द लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क। अब ये याद रखना है, मिल्क में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। मिल्क में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। ओके, तो जो हमने क्या किया, इस मिल्क में हमने जो अलग से कर्ड ऐड किया था, उस कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया था? लैक्टोबैसिलाई। ये क्या करता है? लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनना, इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और बच्चों, ये जो लैक्टोबैसिलाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एरोबिक है क्या एनारोबिक है? एनारोबिक है। अब एसिड बन गया ना, आपने एसिड बेस जो लेसन था उसमें पढ़ा था, अगर एसिड बनेगा तो pH 7 से कम हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट pH ऑफ मिल्क डिक्रीजेस। मिल्क का pH क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि एसिड फॉर्म हुआ, राइट। अब जब मिल्क का pH कम होता है तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन इसके थक्के जम जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ मिल्क। दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। पहले क्या रहता है, जो मिल्क प्रोटीन है वो मिल्क में डिसॉल्व रहता है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो बच्चों, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो प्रोटीन रहता है, जो डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, इसकी सोल्युबिलिटी खत्म हो जाती है और ये कोआगुलेट होता है, थक्के जम जाते हैं इसके, और ये बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस टू योगर्ट। यानी योगर्ट किस में रिच रहता है? प्रोटीन्स में रिच रहता है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। और आपको जो योगर्ट का खट्टा सा स्वाद आता है ना, ये किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड, राइट। द लो pH, अभी क्या होता है, आपने ये पढ़ा था कि हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए स्पेसिफिक pH चाहिए रहता है। अगर pH कम हो गया तो कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हुआ था? यस, राइट बच्चों, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हुआ था? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। तो जब लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना तो फिर pH कम हो गया, और pH कम हो, लो pH
always destroys all harmful microbes. Now student, use your brain power. Why do doctor advise you to have a yogurt or buttermilk if you have a indigestion or abdominal discomfort? अगर कभी आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर इंडाइजेशन की समस्या है, फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो डॉक्टर आपको क्यों कहता है कि आप दही लो या बटर मिल्क लो? पहली बात तो ये है कि बटर मिल्क और योगर्ट इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, डाइजेशन में ये बहुत ही ईजी रहता है, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, इसमें लैक्टोबैसिलाई का जो कंटेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और ये लैक्टोबैसिलाई इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ज़्यादातर हमारे बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है वो है बच्चों क्लॉस्ट्रीडियम, नाम याद रखो, क्लॉस्ट्रीडियम। ओके, तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से ये इंडाइजेशन जैसी समस्या हुई है, राइट, ये ऑलरेडी हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट रहता है। इसका नंबर ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और लैक्टोबैसिलाई इसे क्या कर देता है? किल कर देता है। अब ये किल हो गया तो साथ में लैक्टोबैसिलाई की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, इट इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी। ओके, और साथ में योगर्ट जो है, आपको मालूम है ना लैक्टोबैसिलाई से बना था, मतलब इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, लो पीएच होता है, और लो पीएच की वजह से भी बहुत सारे माइक्रोब्स को ये किल कर देता है, राइट। अगर हमने मिल्क लिया ना, तो मिल्क के साथ में बहुत बार कुछ हार्मफुल माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, लेकिन योगर्ट उसे क्या करता है? किल कर देता है। इसीलिए डॉक्टर एडवाइजेस अस टू टेक द योगर्ट और बटर मिल्क while having the indigestion or abdominal discomfort. Sometimes yogurt become bitter and froth up. Why does this happen? कभी कभी जब आपकी मम्मी दही बनाती हैं तो फिर एक समस्या होती है कि ये जो दही है ये खराब हो जाता है, उसमें जो है झाग जैसा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ओके, आपको ये बात मालूम है कि दही बनाते वक्त हम उसमें क्या करते हैं? कल्चर के फॉर्म में, कल्चर का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ऐड करते हैं ना, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं कल्चर, राइट। तो ये स्पॉइल होने का रीज़न क्या रहता है? कभी कभी इस लैक्टोबैसिलाई के साथ में उस मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया था हार्मफुल, जो कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले नाम लिखा था, यस वेरी गुड बच्चों, क्लॉस्ट्रीडियम। तो लैक्टोबैसिलाई के साथ में जो क्लॉस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया है ये भी ग्रो होने लगता है। ओके, और इस वजह से पीएच और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि ये भी एसिड प्रोड्यूस करता है, और जिससे दही का खट्टापन बढ़ जाता है और इसमें फ्रॉथिंग भी होती है, वो बिटर हो जाता है। विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क? ओके, ये तो आपको मालूम है कि हम इससे क्या क्या ऑब्टेन करते हैं। पहले तो बटर मिल्क ऑब्टेन करते हैं, लस्सी जो पीने के जो आपको बहुत टेस्टी लगती है, उसके बाद योगर्ट ड्रिंक रहता है, फिर बटर बनाते हैं, इससे हम क्रीम भी ऑब्टेन करते हैं, और श्रीखंड भी बनाया जाता है, कंडेंस मिल्क भी बनाते हैं, मिल्क को हम गर्म करके उसको गाढ़ा कर देते हैं। ओके, तो दिस प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो? देखो क्या इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ दैट आर पॉपुलर नाउ डेज? आजकल आपने सुना होगा प्रोबायोटिक योगर्ट। प्रोबायोटिक योगर्ट का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करके ये योगर्ट बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यूजफुल माइक्रोब लाइक लैक्टोबैसिलाई आर एडेड टू दिस ईटेबल्स। ये वो खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें जानबूझ करके क्या किया जाता है? लैक्टोबैसिलाई ऐड किया जाता है। सच ईटेबल्स आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम। नाम आ गया ना, इस नाम को याद रखो, इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। अब यही लैक्टोबैसिलाई किस में रहता है? कर्ड में रहता है। इसीलिए आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है तो आप क्या करो? बटर मिल्क लो या फिर योगर्ट लो, क्योंकि योगर्ट में क्या है? यूजफुल लैक्टोबैसिलिया है जो कि हार्मफुल क्लॉस्ट्रीडियम को किल कर देता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। ओके, चलो बच्चों,
हाँ, अब यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक्टोबैसिलाई के क्या क्या यूजेस हैं। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सीडर, कोका, पिकल ऑफ वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो ये सीडर बनाने के लिए भी काम में आता है, कोका बनाने के लिए भी काम में आता है, और पिकल्स ऑफ वेजिटेबल, जो सब्जियों से पिकल्स बनाए जाते हैं। तो बच्चों, सीडर क्या होता है? सीडर जो है, जो एप्पल होता है ना, एप्पल का जो जूस होता है, इसको स्पेशल टाइप से लैक्टोबैसिलाई के हेल्प से फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सीडर। ये विनेगर की करीब होता है। कोका, इससे तो चॉकलेट बनाया जाता है, जो कि आपको मालूम है, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। फिर पिकल ऑफ वेजिटेबल तो आपको पता ही है। इसमें भी बैक्टीरिया ऐड करते हैं लैक्टोबैसिलाई, ताकि उसमें खट्टापन बढ़े और वो अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए। लैक्टोबैसिलाई एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये तो हमने देखा भी था। लिवेन फॉडर, एक्चुअली ये क्या होता है, एनिमल का जो फॉडर होता है ना, इस फॉडर को अलग से ईस्ट ऐड करते हैं, उसमें ईस्ट ऐड करके इसे और फर्मेंट किया जाता है, ताकि इसमें जो विटामिन के कंटेंट है वो बढ़ जाए। उसे हम कहते हैं लिवेन फॉडर, और ये फिर किसको दिया जाता है? काउज और बफेलोस को दिया जाता है। और इसमें जो फर्मेंटेशन है वो ईस्ट के हेल्प से भी करते हैं, साथ में लैक्टोबैसिलाई के हेल्प से भी किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप ऑफ ब्रेड, जो हम आगे देखने वाले हैं। राइट, वाइन का मतलब हो गया C2H5OH, अल्कोहल। ओके, तो ये जो लैक्टोबैसिलाई है, ये अल्कोहल प्रोडक्शन में भी काम में आता है। तो आई थिंक दैट आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी इजी पार्ट है बच्चों ये, राइट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द लैक्टोबैसिलाई। वो आपको कह रहा है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है लैक्टोबैसिलाई पर डिपेंड है। विच टाइप ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड इन एरियाज विथ अबंडेंट मिल्क प्रोडक्शन। तो ये आपको रिसर्च करने के लिए कहा गया है, राइट। तो आप इस पार्ट पे रिसर्च, ओके स्टूडेंट, तो आपको ये रिसर्च करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं ये लैक्टोबैसिलाई पर डिपेंड होती हैं। आपको पता है कि लैक्टोबैसिलाई जो, इसके हेल्प से आप कर्ड बना सकते हो, योगर्ट बना सकते हो। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, राइट, ये किस पे डिपेंड होंगी? लैक्टोबैसिलाई पर डिपेंड होंगी। ओके, फिर यू कैन मेक लस्सी, चीज़, बटर, घी, कंडेंस मिल्क, श्रीखंड, स्वीट मीट और प्रोबायोटिक योगर्ट, जिसमें फूड स्टफ में पर्पसली लैक्टोबैसिलाई को ऐड किया जाता है। ये बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी इस पर डिपेंड हो सकती हैं। ओके, अभी भी आपने देखा ना, ये जो लेविन फॉडर है, मतलब एनिमल्स जो काउज और बफेलोस है, इनके लिए जो फॉडर बनाया जाता है, इसकी इंडस्ट्री भी किस पे बेस होगी? लैक्टोबैसिलाई पर बेस होती है, राइट। फिर इसके अलावा आपको ये बात तो पता होगी कि बायोगैस जो प्रोड्यूस किया जाता है, ओके, तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जगह पर लैक्टोबैसिलाई या उसके जैसे बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये सब की इंडस्ट्री जो है ये लैक्टोबैसिलाई पर डिपेंड हो सकती है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलाई के बाद अब जो दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया है, उसका नाम है राइजोबियम। देखो कितना ब्यूटीफुल सा नाम है, राइजोबियम। तो बच्चों, अब ये जो राइजोबियम है, स्पेलिंग देख लो, RHIZOBIUM, राइजोबियम। आपने मेथी का प्लांट तो देखा होगा, जिसको आप फेनुग्रीक कहते हो। ये जो मेथी का प्लांट है, या ग्राउंडनट ले लो, अगर मेथी का प्लांट नहीं मिला तो ग्राउंडनट ले लो, या कोई भी बीन प्लांट ले लो, और इसको आपको क्या करना है? स्टरलाइज करना है 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। समझे? इसको आप, इस प्लांट को आपको क्या करना है? स्टरलाइज कर लेना है, यानी उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट। ओके,
और फिर उसे आपको 70% इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करना है 4 to 5 मिनट। क्लीन द रूट विथ स्टेराइल वाटर, और इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली इसके रूट की, तो आप क्या करोगे, इसका जो रूट है इसे स्टेराइल वाटर से, मतलब ऐसा वाटर जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, उससे आप उसको ट्रीट करोगे। फिर 3 सेक्शन ऑफ द रूट नोड्यूल। आप देखोगे कि जो फेनुग्रीक होता है ना बच्चों, मेथी का जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसके ऊपर छोटी छोटी ऐसी गांठें होती हैं। इन गांठों को हम कहते हैं रूट नोड्यूल। इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल। ये रूट नोड्यूल आपको क्या करना है, फोर्सेप्स से निकाल लेना है और फिर इसका सेक्शन लेना है, क्रॉस सेक्शन लेना है, और इसको फिर स्लाइड पे ले लेना है। या पहले आप क्या करो, सेक्शन लेने के बाद इसे सेफ्रानिन के सॉल्यूशन में रख दो 2 to 3 मिनट। जैसे मिथिलीन ब्लू था ना, एक टाइप का डाई था, राइट, वैसे यहाँ पे डाई रहता है, उसका नाम है सेफ्रानिन। तो आपको क्या करना है, इसको जो है सेफ्रानिन में 2 से 3 मिनट तक रखना है। सेफ्रानिन में रखने से क्या होता है, जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे ना रूट नोड्यूल में, वो इस कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और प्लांट के जो सेल्स हैं वो इस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो आप बैक्टीरिया को अलग से देख सकते हो। प्लेस द स्टेन सेक्शन ऑफ अ ग्लास स्लाइड, कवर इट विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आपको वही करना है जो पहले आपने किया था, राइट। ये जो कलर आपने जो सेफ्रानिन से ट्रीट किया था ना, इसको आपको क्या करना है, स्लाइड पे रखना है, तो इसके ऊपर कवर स्लिप रख देना है, और फिर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देखना है। आप देखोगे कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से राइजोबियम बैक्टीरिया जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको इसमें दिखाई देगा, राइट। ये रूट नोड्यूल्स उसने दिखाए हुए हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, आपने रूट नोड्यूल लिया है ना, तो रूट के जो सेल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। साथ में देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियाज हैं, राइट। ये रूट नोड्यूल है, और यहाँ पे बैक्टीरियोइड है, मतलब ये पूरी तरह डेवलप्ड बैक्टीरिया नहीं है। ओके, नोट दैट वी हैड टू सर्च फॉर द रूट नोड्यूल ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया। और हमें कैसे प्लांट लेने हैं, लेग्यूमिनस प्लांट लेना है, राइट। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे फेनुग्रीक, ग्राउंडनट, ये सब कैसे प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है। इनको हम कौन से प्लांट बोलते हैं, लेग्यूम वाले, लेग्यूमिनस प्लांट। दालें जो होती हैं ज़्यादातर वो। आर द राइजोबियम बेसिला यूजफुल टू दिस प्लांट और हार्मफुल। अब ये जो राइजोबियम है ये प्लांट के लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है, तो बच्चों ये जो राइजोबियम है प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल है, और कैसे यूजफुल है वो आप आगे देखोगे। ओके, ओके बच्चों, चलो अब इस बार से आगे बढ़ते हैं। रोल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ राइजोबियम। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था ना, ये यूजफुल है कि नहीं है, तो देखो, राइजोबिया लिविंग इन अ रूट नोड्यूल सप्लाई नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड टू दैट प्लांट। तो देखो, नाइट्रेट नाइट्रोजन का सोर्स है, नाइट्राइट NO2 NO3, और साथ में क्या प्रोवाइड करता है, अमाइनो एसिड टू दैट प्लांट, एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग। देखो क्या है, ये सिम्बायोसिस है। तो बच्चों अब यहाँ पे समझो सिम्बायोसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, यस। तो मैं आपको बताता हूँ सिम्बायोसिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है इसमें 2 पार्टनर्स होते हैं और दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। अब यहाँ पे कैसा है, जो फेनुग्रीक का प्लांट है, राइट, उसके जो रूट हैं उसमें नोड्यूल है। इस नोड्यूल के अंदर कौन रह रहा है, राइजोबियम रह रहा है। अब ये फेनुग्रीक का प्लांट राइजोबियम को क्यों रहने दे रहा है, क्योंकि राइजोबियम इसको क्या दे रहा है, नाइट्रेट और नाइट्राइट दे रहा है, मतलब इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, और राइजोबियम को क्या मिल रहा है, फ्री में रहने का घर मिल जा रहा है। यदि दोनों को बेनिफिट है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो उसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखो, राइजोबिया living in a root nodule supply nitrate and nitrite and amino acid to that plant and in exchange
गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इट, उसको प्लांट से कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और साथ में शेल्टर भी मिल जाता है। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को बेनिफिट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, N2 जो है ना, हमने देखा था ना नाइट्रोजन साइकिल में, तो इसीलिए राइजोबिया क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूजफुल फॉर्म कौन सा है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। हाउएवर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड लेग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन, स्वीट पी, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है, कौन कौन सा, बीन, स्वीट पी, सोयाबीन एक्सेट्रा एज अ होस्ट। मतलब ये जो राइजोबिया है ना, इसे रहने के लिए और जीने के लिए क्या चाहिए, लेग्यूमिनस प्लांट चाहिए। तो ये होस्ट के फॉर्म में किसको यूज करता है, लेग्यूमिनस प्लांट को। बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। अभी बीन और पल्सेस हमने सुना होगा ना, दालें जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्यों प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन उनमें आया कहाँ से, क्योंकि इस प्रोटीन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, राइजोबिया करता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और फिर ये किसको मिलता है, प्लांट्स को मिलता है। तो आपने देखा कि कितना यूजफुल है ये लोग, राइट। ये किस में रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल में रहते हैं, और वहाँ रह करके उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन। उसके बदले में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी के लिए चाहिए उनको, वो लेते हैं, और साथ में उनको क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है। अब यहाँ पे हाँ, आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप the leftover root and other plant parts are deliberately dumped in a farm soil to maintain its bacterial population। क्या होता है ना, किसी फार्मर ने अपने खेत में, अपने फील्ड में लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया, दालें वगैरह ग्रो की, उसमें से दाल निकाल ली, और जो बाकी प्लांट का पार्ट बच गया था ना, वो जानबूझ के क्या करता है, इसको खेत के अंदर ही छोड़ देता है, डिकम्पोज होने देता है। क्यों, क्योंकि इसके रूट्स में क्या होंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे, उन्होंने नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया होगा, NO2 और NO3 में कन्वर्ट किया होगा, साथ में अमाइनो एसिड बनाया होगा। तो बच्चों अब ये प्लांट अगर वहीं पे रह जाए तो सॉइल में फिर से क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। द यूज ऑफ राइजोबियम हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड दैट बाय दैट एडवर्स इफेक्ट। आपको मालूम है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट सॉइल पे पड़ता है। सॉइल की फर्टिलिटी जो है केमिकल फर्टिलाइजर से कम होती है, और केमिकल फर्टिलाइजर में मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो हमारा ये जो दाल या पल्सेस को जो हमने ग्रो कर लिया है, जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर हमने फील्ड में वैसे ही छोड़ दिया तो हमारे फील्ड में ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मिल जाएंगे। इट हैज आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ फर्टिलाइजर एंड दस वर्क टू द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो इससे फार्मर को फायदा क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो प्लांट का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वही किसका काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये बेनिफिट है किसका, राइजोबिया का, राइट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख लो, नाउ डेज सीड्स आर कोटेड विद राइजोबियम सॉल्यूशन और पाउडर बिफोर सोइंग। अभी लोग क्या करते हैं ना, बीज को बोने से पहले जानबूझ के उस पर क्या करते हैं, राइजोबिया जो बैक्टीरिया है इसका सॉल्यूशन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे प्लांट जो है या सीड जो है जर्मिनेट होगा ना, और उसको रूट आएंगे, तुरंत उसमें कौन इंटर हो जाएगा, राइजोबिया इंटर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं राइजोबियल इनॉकुलेशन, यानी जानबूझ के राइजोबिया को इनॉकुलेट करना, ऐड करना। दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प इन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सीरियल एंड अदर क्रॉप बिसाइड लेग्यूमिनस प्लांट। इससे फायदा क्या हो गया कि लेग्यूमिनस प्लांट में तो नाइट्रोजन सप्लाई होता ही है, लेकिन बाकी जो सीड जिसके ऊपर हमने ये राइजोबिया का कल्चर लगा दिया है ना, राइट, बाकी प्लांट्स को भी ये जो नाइट्रोजन है सप्लाई करने वाला राइजोबिया अपने आप मिल जाता है, और उनको भी इजीली क्या कर लेता है, नाइट्रोजन सप्लाई कर देता है। समझिए बच्चों। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ने वाले हो वो है ईस्ट। तो बच्चों देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, ब्रिंग एक्टिव ड्राई ईस्ट फ्रॉम द मार्केट। आप मार्केट में जाओ, मेडिकल स्टोर या कोई भी शॉप जो है, ज़्यादातर बेकरी के जो शॉप्स होते हैं ना, उनके आसपास में आपको एक्टिव ड्राई ईस्ट मिल जाएगा।
Mix spoonful of yeast, 2 spoonful of sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in a bottle. एक बॉटल में ये स्पूनफुल ऑफ ईस्ट ले लो और उसमें क्या करना, 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर ऐड कर देना, ओके, और साथ में ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गर्म पानी। फिक्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल। तो क्या करना आपको, ये जो बॉटल आपने लिया जिसमें आपने शुगर, इस बोतल में ल्यूकवार्म वाटर लिया आपने, साथ में आपने 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर लिया था और उसके साथ में आपने ईस्ट भी ऐड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पे जो है एक बलून जो है वो ला करके आपको यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। अब बच्चों आप 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दो। 10 मिनट के बाद आप इसमें देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, ये जो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस में मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस बलून में अकुमुलेट होगी और ये बलून जो है अच्छी तरह फूल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है C6H12O6, मान लो सिंपल ग्लूकोज है। इसमें ईस्ट ने इसमें फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन से इसमें बना C2H5OH और साथ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर अकुमुलेट हो जाती है। तो वही कह रहा है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 मिनट, मिक्स लाइम वाटर। अभी हाँ, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो गैस है इसको आप लाइम वाटर के साथ में मिक्स करोगे। एक बीकर में आपको क्या लेना है, लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर का मतलब बच्चों इसमें जो है ये बीकर में आपने ले लिया लाइम वाटर, ओके। अब लाइम वाटर जो है इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस। और आपको मालूम है कि जब CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट होती है ना, तो क्या फॉर्म होता है, CaCO3 फॉर्म होता है। और इस वजह से ये जो लाइम वाटर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इसका कलर कैसा फॉर्म होगा बच्चों, मिल्की फॉर्म होगा। तो ये क्या प्रूव करता है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई है जो यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपने देखा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और हमने लाइम वाटर के हेल्प से ये देख लिया कि वो गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि जो बॉटल है उस बॉटल के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म उस लिक्विड में प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑन अ ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड लो, इसमें से ग्लास स्लाइड ले लो और ड्रॉप ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉटल, बॉटल से एक ड्रॉप सॉल्यूशन ले लो, पुट अ कवर स्लिप ओवर इट, उसके ऊपर कवर स्लिप रख दो एंड ऑब्जर्व इट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टोर द सॉल्यूशन इन द बॉटल केयरफुली, राइट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसे ऑब्जर्व करो। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे से ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे you will see the colorless oval cell of yeast on the slide। स्लाइड में आपको क्या दिखाई देगा, कलरलेस yeast cells आपको दिखाई देंगे, राइट। एंड some of those cells may have a small round bodies attached to them। इनमें से कुछ जो सेल्स होंगे ना, राइट, जैसे ये yeast सेल है, एक सेल, और समझो ये दूसरा yeast सेल है, तो इसमें से ये सेल के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे राउंड बॉडीज अटैच दिखेंगे। क्या रहता है ना, जब ये ईस्ट सफिशिएंटली ग्रो हो जाता है तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म होते हैं। और बच्चों ये जो बर्ड है ये बाद में यहाँ से डिटैच होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल। ये जो है ना डॉटर सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ओके। और यही डॉटर सेल जो है आगे चल के नया ईस्ट जो है फॉर्म करते हैं।
अब ये जो प्रोसेस है जिससे ये जो डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं या नया ईस्ट फॉर्म हो रहा है, कि दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय डैश मेथड, तो किससे रिप्रोड्यूस करता है वो? इट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ओके, हाँ, और व्हाट इज इस्ट? इट इज अ हेट्रोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब, हेट्रोट्रॉफिक विच कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एंड इट ग्रो ऑन अ कार्बन कंपाउंड। और ये भी बात याद रखो, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस विथ 1500 डिफरेंट स्पीसीज इन एग्जिस्टर, मतलब ईस्ट की 1500 स्पीसीज जो है एग्जिस्ट होती हैं। तो इस सेल इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, और ये कैसा सेल है? यूकैरियोटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक? हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। In the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compound in the sugar solution। क्योंकि क्या है ना, शुगर सोल्यूशन में कार्बन कंपाउंड है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसलिए ईस्ट बहुत फास्ट ग्रो होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ईस्ट सेल कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इन दैट सोल्यूशन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस इन विच द anaerobic microorganism or microorganism convert carbohydrate into alcohol and carbon dioxide is called as a fermentation। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ईस्ट सेल है इसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म हुआ जिसको हम बड कहते हैं। बाद में यहाँ से क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा और नया ईस्ट सेल फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो बच्चों आगे आपको दिया हुआ है हाउ इज ब्रेड मेड, फाइंड। इसका रेसिपी आपको ढूंढना है कि ब्रेड कैसे बनाया जाता है। अब ये बात ध्यान से सुनो। ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ शुगर इन अ शुगर फैक्ट्रीज। शुगर फैक्ट्रीज में शुगर के साथ में क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनो क्या होता है। मोलासिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ शुगर केन जूस। जब शुगर फैक्ट्री में शुगर केन जूस से शुगर बनाया जाता है तो ब्लैक कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं मोलासिस। इट इज़ अ रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट पे कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर क्या करते हैं? ईस्ट, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसेस। वर्ड याद रखो, ये सैक्रोमाइसेस। ये जो ईस्ट है इस मोलासिस में ऐड कर देते हैं और इस मोलासिस का ईस्ट के हेल्प से फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ईस्टर एंड अदर अल्कोहल एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट के फॉर्म में इथाइल अल्कोहल, साथ में ईस्टर भी बनता है और अल्कोहल भी इसके साथ में फॉर्म होता है। ईस्टर जो है ये भी अल्कोहल की तरह ही दिखने वाला सब्सटेंस है। और क्या बनता है? स्पिरिट। आपको स्पिरिट के लैंप मालूम होंगे, राइट? एंड अदर अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। अब इथेनॉल इज आल्सो स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। हमें ये बात मालूम है कि फॉसिल फ्यूल का हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल का, राइट? फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन इथेनॉल जो ये कैसा होता है? स्मोकलेस होता है। बिसाइड मोलासिस के अलावा मेज, बार्ली एंड अदर ग्रेन। ओके, बार्ली चावल की तरह ही दिखने वाला एक प्रोडक्ट है। तो मोलासिस के अलावा हम और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द मेज, barley and other grain are also useful for industrial production of ethanol। अब ध्यान से सुना। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, द शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस, आर आल्सो फर्मेंटेड विथ हेल्प ऑफ ईस्ट टू प्रोड्यूस द अल्कोहल विच इज यूज फॉर मेकिंग वाइन। तो ग्रेप का जो जूस है उसके अंदर क्या रहता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रहता है। ये दो शुगर जो है ग्रेप के जूस में प्रेजेंट है। दे आर फर्मेंटेड विथ हेल्प ऑफ ईस्ट टू प्रोड्यूस द अल्कोहल विच इज यूज फॉर मेकिंग वाइन, यानी इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों देखो क्या करा है। रिसेंटली इट हैज बीन मेड कंपल्सरी इन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज टू मिक्स 10% इथेनॉल विद अ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? पहला रीजन तो ये है कि द पेट्रोल एंड डीजल दे आर कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल एंड दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। अगर हमने इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया तो आपको मालूम है कि अर्थ के सरफेस के नीचे मिलते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन करने में भी काफ़ी खर्चा होता है और सेकेंड इनका सोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। ओके,
और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अप्लाई किया कि इसके साथ में 10% इथेनॉल मिक्स कर दो। 10% इथेनॉल मिक्स करने से इथेनॉल भी यूज़ हो जाएगा, प्लस ये जो पोल्यूशन है ये भी कम होगा, क्योंकि ये स्मोकलेस फ्यूल है, मतलब ये बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए खाली इंडिया में नहीं, बाकी सारे कंट्रीज़ में भी ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि डीजल और पेट्रोल के साथ में 10% इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाए। वाई आर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र? वाइनरीज, अभी आपने क्या देखा, जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप में कौन कौन से शुगर होते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, ये भी बात याद रखना। सबसे स्वीटेस्ट शुगर क्या होती है? फ्रुक्टोज होती है। फिर जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, राइट, इनका अगर ईस्ट के साथ में फर्मेंटेशन किया जाता है, क्या प्रोड्यूस करता है? इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम है कि नासिक जो है वहाँ पर ग्रेप के बड़े बड़े ऑर्किड्स हैं। ओके, ग्रेप के जो है वाइन्स वहाँ पे देखे जाते हैं। अब क्या, ग्रेप वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और ये कैसा है ना, ग्रेप जो है ये बहुत ज़्यादा समय तक हम रख नहीं सकते हैं, ये पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए वाइनरीज जो है, मतलब इनसे वाइन प्रोडक्शन करने के लिए नासिक में ही क्या लगाई गई है? वाइनरीज लगाई गई, ताकि वहीं से ग्रेप डायरेक्टली लेकर के उसका कन्वर्जन जो है इथाइल अल्कोहल में किया जा सके। इससे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बच जाता है। और सेकेंड थिंग, इथाइल अल्कोहल से हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी भी मिलता है, क्योंकि यहाँ से ये अल्कोहल बना करके अदर कंट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने के लिए ये वाइनरी जो है नासिक में सिचुएटेड, लोकेटेड है। चपाती इज मेड फ्रॉम व्हीट only swell, but bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why it is so? बच्चों, चपाती में तो आप कोई ईस्ट वगैरह ऐड नहीं करते हो ना, लेकिन जब आप ब्रेड वगैरह बनाते हो तो उसमें आप ईस्ट ऐड करते हो। ईस्ट ऐड करने से क्या होता है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है, साथ में ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन भी करता है। फर्मेंटेशन करने की वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जो उसके टेस्ट को बढ़ा देते हैं। और जबकि चपातीज़ में ईस्ट नहीं ऐड करने की वजह से खाली जो गर्म करते वक्त जो गैसेस रिलीज होती हैं उसकी वजह से चपाती क्या होती है? थोड़ा सा खाली स्वेल हो जाती है, मगर स्पॉन्जी नहीं बन पाती है। ओके, बायो रेमेडिएशन, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बायो रेमेडिएशन। ईस्ट यारोविया लिपोलिटिका, नाम याद रखो, क्या नाम है इसका? यारोविया लिपोलिटिका is used to absorb the toxin released during the production of palm oil। जब palm oil बनाया जाता है ना, अमेरिकन कंट्रीज में palm oil बनाते हैं, तो उस समय palm oil के साथ में बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होती हैं, टॉक्सिन, पॉइजनस टॉक्सिन रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? यारो